हेलो स्टूडेंट, तैयारी बिल्कुल शानदार चल रही होगी और मन लगा कि बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हम एसके हेलमेंथीस के बारे में बताएंगे, जो कि पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के ज़रिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है या फिर आप बीएससी स्टूडेंट हैं या फिर अदर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो स्किप नहीं करिएगा। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है, यूज़फुल है। आगे भी शेयर करिएगा अगर हेल्पफुल लगती है तो। और जैसा कि इसमें से जो ही इम्पोर्टेंट है टीजीटी पीजीटी वालों के लिए, जो कि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आज इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि किसके बारे में पढ़ाएंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन 110% फंसते ही फंसते हैं। और आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस सेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को अगर अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, हर एक पॉइंट को समझ लिया, तो आपसे बन ही बन जाएगा, 110% बन जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ये आपको जल्दी नहीं मिलेंगे, आपको या फिर बरसात टाइम पे देखने को मिलेंगे या फिर ये बड़े बड़े एग्जाम हाल में मुलाकात करती हैं, ऐसे वैसे नहीं है। ठीक है, ये सब ब्रांड है, इनका सब ब्रांड नाम है। जैसे कि गांव की भाषा में इसको हम कछुआ भी बोल देते हैं, बरसात टाइम पे जैसे निकलते हैं। लेकिन नहीं, अगर इनका इंट्रोड्यूस आपने एग्जाम हॉल में, ब्रांड इनका नाम है एस्केलमेंथीस के जंतु, ये एनिमल्स में आते हैं, जंतु कीड़े मकोड़े हैं। अगर इनका गलत इंट्रोड्यूस दे दिया ना, तो ये एक सरकारी नौकरी से दाखिला करा देंगे आप लोगों को। इसलिए एक नौकरी के लिए इन कीड़ों मकोड़ों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ता है इनके बारे में सही जानकारी सटीक। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, बात करने वाले हैं। ये पहली बात, ये लंबी पाइप की तरह होती है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है एकदम लंबी होती है, पतली पतली होती है, लंबी सी धागे नुमा संरचना होती है। इसमें ये खंडित नहीं होती, यानी सिगमेंटेड नहीं होता है, इसमें खंडित छल्लेदार ये नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो, ये एस्केलमेंथीस के वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक, लेकिन जैसे कि घर में आप गोलू सोनू मोनू रख दिए, तो अगर कहीं पार्टी में गया बच्चा, तो उसका नाम क्या गोलू सोनू बताएंगे? रजिस्टर्ड नाम जो प्यारा नाम होगा, अच्छा होगा, वही बताएंगे ना। ऐसे ही है कि गांव की भाषा में जैसे इसको बोल देते हैं, बरसात टाइम पे देखो कछुआ निकला है, लेकिन एग्जाम हॉल में पूछ लिया तो आप कछुआ नहीं लिखना, क्योंकि कछुआ लिख के चले आएंगे यानी सही इंट्रोड्यूस नहीं देंगे तो फेल करा देंगे। इनका ब्रांड नाम लेना है, इनकी बेइज्जती थोड़ी करवाना है। इनका भाई, इनका प्रोफेशनल नाम बताना है कि एसके हेलमेंथीस के जंतु के एनिमल्स, जंतु में ये आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो ऐसे ही इनकी जानकारी अगर ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। एक सरकारी नौकरी के लिए इन कीड़ों मकोड़ों को पढ़ना ज़रूरी है और सटीक जानकारी लेना ज़रूरी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्लेटी हेलमेंथीस का थ्योरी प्लस प्रैक्टिस सेट भी करवा दिया है, अभी एसके हेलमेंथीस, यानी इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा जीवन परिचय देते हैं। ये क्या इनकी दैनिक क्रियाएं, ये कहाँ रहते हैं, इनका क्या नाम होता है, इनका वैज्ञानिक राय किस जंतु में आते हैं। तो जो हमारे एस्केलमेंथीस है, ये कीड़े होते हैं जो पाइप जैसे सीधे होते हैं, छल्लेदार नहीं होते, यानी सिगमेंट नहीं होते। सिगमेंट का यानी मतलब ये खंड रहित ऐसे ऐसे नहीं होती, ये पतले होते हैं, छल्लेदार नहीं होते हैं। ठीक, मतलब इनमें खंड रहित नहीं होते, ध्यान में रखिए, ये नॉन सिगमेंट बॉडी होती है। पूछता है कभी कभी क्वेश्चंस कि जो एस्केलमेंथीस के जंतु हैं, यानी स्कैरिस जो है, वो छल्लेदार यानी सिगमेंट, उसमें उनके अंदर खंड रहित बॉडी होती है या फिर नहीं होती है। तो ध्यान में रखिए कि जो इसके हेलमेंथीस है, इसके अंदर के जंतु, यानी जो उदाहरण है एस्कैरिस, जिसे हम बोलते हैं नॉन सिगमेंटेड बॉडी, यानी इसमें सिगमेंट बॉडी नहीं, मतलब खंड रहित ये नहीं होते हैं, ये छल्लेदार नहीं होते, ये पाइप जैसे पतले होते हैं और ये हमें बरसात के टाइम देखने को मिलते हैं। प्रॉपर ये नहीं दिखते हैं। अब इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कि ऐसे जंतु जिनका शरीर बेलनाकार या बिना, यानी नॉन सिगमेंटेड, तो स्यूडोसील युक्त होता है। कैसे होता है? नॉन सिगमेंट स्यूडोसील युक्त होता है। हमने सारे इंपॉर्टेंट्स हाइलाइट्स कर दिए, तो आप लोग देख लीजिए। और इसकी जो बॉडी होती है बिल्कुल बेलनाकार होती है। कैसे? पतली सी होती है, मुड़ी हुई बेलनाकार लंबी। ये जो हमने हाईलाइट कर दिया, यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, इसके बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये क्यूटिकल होते हैं, यानी कि इनकी जो बॉडी है एक कठोर अवस्था यानी कठोर परत की होती। कैसी होती है? राउंड बार का मतलब गोल या लंबा। ठीक,
और क्यूटिकल यानी इनकी एक बाहर की कठोर परत होती है, उसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इनके शरीर पे कठोर परत ये जो सुरक्षा देती है खंडों का, ठीक। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनका शरीर टुकड़ों में नहीं बटा होता है, यानी खंड रहित नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। ये त्रिस्तरीय होते हैं, कैसे, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 लेयर की बनी होती इनकी बॉडी, 3 लेयर की बनी होती है। कैसे, 3 लेयर की बनी होती है किसकी बॉडी? इसके हेलमिंथेस के अंदर जो जंतु यानी जो उदाहरण में जो एस्कैरिस हो गए पाए गए हैं, उनकी बॉडी 3 स्तर की होती है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक। यहाँ से क्वेश्चन उठता है, यहाँ से पॉइंट उठेगा, पेपर में आता है। और ये 3 लेयर्स की होती है, इससे भी बहुत पॉइंट उठते हैं। जो स्यूडोसीलोम है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक, इनमें नहीं होता। और जो बॉडी कैविटी यानी उदर गुहा, ठीक, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, पूरी तरह से विकास नहीं करती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव माउथ यानी अनुस से भोजनीय अंतर ग्रहण करते हैं। ये नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके उदाहरण जैसे स्कैरिस हो गए, प्लेनेरिया, सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उदाहरण जरूर याद रखिएगा, इसका जरूर याद रखिएगा, उदाहरण से ही बनते हैं। संघ एस्केहेलमिंथेस के अंदर एस्कैरिस प्लेनेरिया इसके उदाहरण है। और एस्कैरिस प्लेनेरिया से इतने क्वेश्चंस बनाए जाते, इतने बने, आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इम्पॉर्टेंट लाइन है जो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, स्यूडोसीलोम किसे कहते हैं? तो हम एस्केहेलमिंथेस को बोलते हैं। किसको? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ऐसे ही पॉइंट उठाएगा। सिगमेंट कहाँ नहीं होता है? एस्केहेलमिंथेस में नहीं होता। कहाँ? क्योंकि एस्केहेलमिंथेस के जंतु जो हैं वो खंड रहित नहीं होते हैं, छल्लेदार नहीं होते, वो सीधे पतली होती हैं पाइप की तरह, ठीक। बॉडी कवरिंग क्या है? क्यूटिकल है। क्या है? बॉडी कवरिंग क्या है? क्यूटिकल है। पूछ लिया कि बॉडी कवरिंग, तो आप क्या है? क्यूटिकल है, जो बाहर की परतें कठोर होती हैं, जो सुरक्षा करती हैं। ये सब एस्केहेलमिंथेस यानी स्कैरिस और प्लेनेरिया के उदाहरण हैं, और इन्हीं में से पॉइंट उठेंगे, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ से उठेगा? सबसे ज़्यादा पॉइंट उठेगा पेपर में कि नॉन सिगमेंटेड बॉडी किसकी है? एस्केहेलमिंथेस, जो कि छल्लेदार नहीं होती है। सीडियोसीलियम किसमें नहीं? तो ये हमारा हो गया एस्केहेलमिंथेस के ही अंतर्गत आते हैं। क्यूटिकल, एस्केहेलमिंथेस। तो बिल्कुल अगर ये तीनों चीज़ आपको दिखे तो बिल्कुल ये पॉइंट कहाँ से? एस्केहेलमिंथेस के टॉपिक से उठ रहे हैं पॉइंट, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब चलिए हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार पूछा गया है एग्जाम में, कहाँ से कैसे। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसका पोषक नहीं होता, यानी इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब तो समझ ही रहे होंगे कि क्या होगा। होस्ट का मतलब यानी दो लोगों के बीच में होना किसी का, ठीक। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट होस्ट कौन नहीं होता है, किसके मध्यक पोषक नहीं होता है। दो लोगों के बीच को जोड़ना, इधर के भी इंसान को उधर के भी इंसान को जोड़ना, यानी मध्यस्थ कोई नहीं है। कौन नहीं इसमें? प्लाज्मेडियम, या फिर टेप वर्म, या फिर राउंड वर्म, गोलाकृमि जिसे बोलते हैं, या फिर लीवर फ्लग। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, ठीक। तो देखिए,
ये जो हमारा राउंड वार्म गोल कृमि है, यह एक परजीवी निमेटोडा है। क्या है? निमेटोडा है। ये छोटी आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये छोटी आंत में पाया जाता है। यह इंसान की आंत में रहता है। कहाँ? ये छोटे बच्चों यानी मनुष्य की आंत में रहता है राउंड वार्म। ठीक, इसका पूरा जीवन चक्र इंसान के शरीर में पूरा होता है। कहाँ? इसका जो पूरा जीवन चक्र इंसान के शरीर में पूरा होता है। इनके बीच में किसी भी जानवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्या है? इनके बीच में किसी भी जानवर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो हमारा इसके मध्यस्थ पोषक कौन सा नहीं है? तो राउंड वर्म गोल कृमि नहीं है। ठीक, ये अधिकतर बच्चों के पेट में ज़्यादा पाए जाते हैं, आंत में पाया जाता है। ठीक, ध्यान में रखिएगा। और प्लाज्मोडियम में क्यों? तो प्लाज्मोडियम में देखिए, प्लाज्मोडियम में इसमें 2 होस्ट होते हैं, 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। प्लाज्मोडियम किसके? एनाफिलिस मादा मच्छर के अंतर्गत आता है। किसके? प्लाज्मोडियम एनाफिलिस मादा मच्छर के अंतर्गत आता है। इसमें 2 होस्ट की ज़रूरत होती है, एक तो मच्छर, दूसरा इंसान। एक मच्छर, दूसरा इंसान। ठीक, अब हो गया टेप वार्म, तो इसमें भी 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे काऊ, पिग हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गई। ठीक, और ये जो हमारा लीवर फ्लूक है, इसमें भी यानी सीलिया यानी घेंगा, इसमें 2 होस्ट की ज़रूरत रहती है। ठीक, तो हमारे इसमें राउंड वार्म होगा जो कि अधिकतर छोटे। एक बार और समझा देती हूँ अच्छे से कि किसमें पूछा है। इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, मध्यस्थ पोषक नहीं होता। जैसे कि 2 इंसान हैं और दोनों को जोड़ने का एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, यानी काम बीच में किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है दोनों को मिलाने में। तो इसमें किसमें नहीं पड़ती है? किसका मध्यक पोषक नहीं बनता है? तो इसमें यही पूछ रहा है, इसमें यही बोल रहा है कि राउंड वार्म गोला कृमि जो कि इसको किसी की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पूरा अपन जीवन चक्र इंसान के शरीर में ही पूरा करता है। और अधिकतर ये छोटे बच्चों के आंत में पाया जाता है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं मिट्टी उट्टी बहुत खाते हैं, जैसे चाक बत्ती वगैरह खाते हैं ना, तो उनके पेटों में कीड़े जैसे पड़ जाते हैं। तो ये मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं और छोटे बच्चों के पेटों में अधिक पाया जाते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसमें पूरा मध्यक पोषक नहीं, तो हमारा ये राउंड वार्म हो गया। प्लाज्मोडियम की 2 होस्ट की जरूरत, एक तो इंसान, दूसरा मच्छर। और इसमें भी तो आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है कि परजीवी यानी द्वितीयक पोषक यानी रिक्वायर्ड सेकेंडरी होस्ट पूछ रहा है। इसमें सेकेंडरी होस्ट तो इसमें फैसियोला हो गया, फिर टीनिया या फिर स्कैरिस या प्लाज्मोडियम। तो आप लोग बताइए, जो हमारा स्कैरिस है यानी जो परजीवी यानी द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है, ये जो हमारा एस्कैरिस है ये जो हमारा एस्कैरिस है, तो इसमें देखिए जो मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। क्या? मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। ऐसी दशा में मतलब ये जैसे कि केचुआ, जैसे इसको सिंपल भाषा में केचुआ या गिलावा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? केचुआ या गिलावा भी बोलते हैं। ये किसका उदाहरण है? एस्के हेलमिंथेस का उदाहरण है। ध्यान में रखिएगा, एस्के हेलमिंथेस का ये उदाहरण है। ये स्कैरिस लुम्ब्रीवाइट मनुष्य की छोटी आंत में रहता है। किसमें? मनुष्य की छोटी आंत में ये पाया जाता है। ये एक परजीवी होता है। और मनुष्य के अंदर रहने वाला परजीवी निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी फिंडस यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एंडो पैरासिट ऑफ मैन इज फिंडस यानी स्कैरिस जो इसका वाउचेरिया होगा, फिर टीनिया या फिर ड्रैनकुलस होगा। तो इसमें देखिए, इसमें बोल क्या रहा है समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें बोले मनुष्य के अंदर जो रहने वाले अंतः परजीवी में से वाउचेरिया परजीवी फिंडस है या नहीं है।
क्या पूछ रहा है कि मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पिंडज है या नहीं है। तो हमारा इस वाउचेरिया होगा, क्योंकि इसमें जो वाइचेरिया है वो ब्रैंकोफाइट लिम्फ वाहिनियों में होती है, क्योंकि ये ग्रंथियों में रहता है। किसमें, यानी ये जो हाथी पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है, यह विषम परजीवी क्या, ये वाउचेरिया जो है हाथी पाँव नामक रोग उत्पन्न करता है। जैसे कभी कभी किसी रेयर केस में आप लोग देखे होंगे, किसी किसी इंसान के हाथ पैर बहुत मोटे मोटे सूजे सूजे होते हैं, मतलब एक अलग ही उनकी बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगी, मोटी से सूजे सूजे हाथी पाँव जैसे, मतलब लक्षण एक होता है जिसे वाउचेरिया के अंतर्गत आता है। अब पूछा है कि ब्लैडर कृमि पाया जाता है। क्या पूछा है कि ब्लैडर कृमि पाया जाता है। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आया हुआ क्वेश्चन मतलब 22 का ही है। देखो इसमें पूछा है कि मनुष्य की मांसपेशियों में या फिर सुअर या गाय यानी मसल्स ऑफ पिग काऊ, यानी शुगर की गाय मांसपेशियों में या फिर मनुष्य के मल में या फिर मृदा में। तो जो ब्लैडर कृमि है वे गाय या शुअर यानी पिग में ये अधिकतर मांसपेशियों में पाया जाता है। किसमें, गाय या पिग मांसपेशियों में अधिकतर ये ब्लैडर कृमि पाया जाता है। जब मनुष्यों के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, जब भोजन मनुष्यों के द्वारा अंतर्ग्रहित कर लिया जाता है, ये ऐसे मांस को जिसमें सिस्टर करस धब्बे समान होते हैं। क्या होते हैं, सिस्ट सर्कस धब्बे एक समान होते हैं, जिसे मसल्स पोर्क भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मसर्क पोर्क भी कहते हैं। तो ये हमारा बी नंबर इज राइट आंसर होगा। तो चलिए तीसरा नंबर है विन वार्मिस वार कृमि से पूछ रहा है कि फिन वार्म कृमि कौन सा है। तो इसमें से इंसाइक्लोसिस्टम होगा, फिर नेक्टर होगा, वाउचेरिया इंटरब्रोबाइस होगा। तो हमारा इंट्रोबाइस हो क्या होगा, इंट्रोबाइस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो फिन वर्म है वो उन्हें सेट वर्म भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिन वर्म को कभी कभी सेट वर्म भी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें पूछ रहा है कि वाउचेरिया ब्रैंकफेप्टी का लार्वा क्या है। वाउचेरिया ब्रैंकफेप्टी का लार्वा क्या है। तो आप लोग इसमें बताइए कि इसमें से जो माइक्रोफाइलेरिया है यानी वाउचेरिया का लार्वा, क्या, वाउचेरिया का लार्वा जो कि हाथी पाँव, क्या होगा, जो कि हाथी पाँव होगा। तो इसमें हमारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होगा या फिर ट्रोकोफोर लार्वा होगा या फिर सर्केरिया लार्वा होगा। और इनमें से ट्रोकोफोर लार्वा क्यों नहीं होगा, और सी नंबर बाइपिनेरिया लार्वा क्यों नुकसानदायक है, इनका सार्केरिया लार्वा का क्या कार्य है। तो चलिए हम सबके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो हमारा माइक्रोफाइलेरिया लार्वा है वो वाउचेरिया लार्वा यानी हाथी पाँव रोग है। क्या है, हाथी पाँव रोग है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेरिस का लार्वा यानी ट्रोकोफोर लार्वा नेरिस का लार्वा जो पैरापोडिया में पाया जाता है। किसमें, पैरापोडिया में ये पाया जाता है। जैसे तारा मछली का लार्वा द्विभुजी समृद्धि हो गई, ब्रैक्ट्रिकल हो गया, स्यूडोसीलम डेवलप्स फ्रॉम, क्या होता है, देह गुहा का निर्माण, स्यूडोसीलम डेवलप। तो ये हमारा मीसोडर्म में, किसमें, मीसोडर्म में होगा, क्योंकि जो हमारा निमेटोडा है यानी एस्के हेलमिंथेस का नया नाम निमेटोडा भी रखा गया है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा निमेटोडा है यानी एस्को हेलमिंथेस जो है वो एक शारीरिक गुहा यानी देह गुहा भी उसे कहते हैं। शारीरिक गुहा को देह गुहा भी उसे कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। जो भ्रूणी विकास के समय भ्रूण में ब्लास्टोसिल में बनता है। किसमें, मीसोडर्म। ये एक भ्रूणी विकास होता है जिसमें से बच्चे पलते हैं। ठीक,
तो ये पूछा कि बास्टोसिल से बनते हैं। गैस्ट्रुला स्टेज में भ्रूण के पाचन तंत्र से ये भी संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा किस संघ के वास्तविक देहगुआ अनुपस्थिति होती है, यानी ट्रूसीलोम इज एब्सेंट इज विच फाइलम, निमेटोडा, एनेलिडा एंड इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का। तो देखिए संघ जो है हमारा ये ए नंबर होगा, निमेटोडा होगा, जो कि इस संघ के निमेटोडा निमेटोहेल्मिन्थेस भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, निमेटोडा को एस्केहेल्मिन्थेस भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है पूछ है कि निमेटोड जो है शरीर के गुहा में रुधिर में होता है, प्रिस्टीन या मैम होता है, मानव का प्लीहा या फिर मानव रुधिर होता है। तो हमारा इसमें से पैरेन्काइमा से भरा होता है। किसमें, पैरेन्काइमा से ये भरा होता है। ये जो स्यूडोसीलोम का एक हिस्सा होता है, क्या होता है, स्यूडोसीलेम का एक हिस्सा माना गया है, हिस्सा होता है, ठीक। इसमें स्कैरिस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एस्केहेल्मिन्थेस का उदाहरण स्कैरिस। अब सोचो कि स्कैरिस से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे, स्कैरिस के उदाहरण से कितने बनेंगे, एस्केहेल्मिन्थेस के उदाहरण यानी स्कैरिस से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि स्कैरिस में पाए जाने वाला टेस्ट ट्यूब जो है फाउंड ऑफ एडल्ट स्कैरिस, यानी वयस्क में वृषणों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें हमारा सी नंबर होगा कि 1 होती है, क्योंकि इसमें से 2 अंडाशय होते हैं। जैसे एस्कैरिस मनुष्य में सबसे परिचित परजीवी होता है, जिसमें वृषण एक लंबी पतली होती है, ट्यूबवेल होती है। तो ये हमारा ये एक नंबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोजेनेटिक परिजीवी है, क्या पूछा है, मोनोजेनेटिक परिजीवी है। तो देखिए इसमें हमारा जो है स्कैरिस लुम्ब्रिकायडस होगा या फिर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स होगा या टीनियम होगा। तो देखिए जो हमारे स्कैरिस लुम्ब्रिकायडम है वो इनका क्या कार्य होता है, ये गोल कृमि के मध्यस्थ होस्ट नहीं होते। क्या होते हैं, गोल कृमि यानी राउंड वार्म के मध्यस्थ होस्ट नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ध्यान में, ये मानव के आंत में पाया जाने वाला है एक जीव है। क्या है, मानव के आंत में पाया जाने वाला एक परिजीवी है, ठीक। अधिकतर ये पाए जाते हैं बच्चों के पेट में, जो छोटे छोटे कीड़े जिसे कहते हैं पड़ जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये आया हुआ इस वेरी इंपॉर्टेंट है। स्कैरिस सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, नर में, मादा में, बच्चों में। तो स्कैरिस यानी जो पतले पतले कीड़े होते हैं, लंबे पातले जैसे, ये अधिकतर बच्चों में पाए जाते हैं। किसमें, बच्चों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। नर स्कैरिस मादा स्कैरिस में भिन्न क्या होता है, तो हमारा ये एम्फिड्स है। क्या है ये, हमारा ये एम्फिड्स है। क्योंकि देखिए नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से भिन्न होता है। नर स्कैरिस मादा स्कैरिस से, नर जो हमारा नर स्कैरिस है वो मादा स्कैरिस से भिन्न क्यों होते हैं, थोड़ा डिफरेंसेस क्यों होता है, क्योंकि इसमें लक्षण मादा स्कैरिस में नहीं पाया जाता। पूंछ मुड़ी हुई होती, क्या, इनकी पूंछ मुड़ी होती है। अब देखिए कि निम्नलिखित अंगों में से स्कैरिस में अपने जीवन चक्र किस अंग से होकर गुजरता है, निम्नलिखित में से। तो ये देखो हमारा ये फेफड़े यानी फेफड़े से होके गुजरता है, किससे, हमारा इस राइट आंसर होगा फेफड़े से। क्योंकि देखिए इसमें स्कैरिस के जीवन चक्र जो है, जो स्कैरिस का जीवन चक्र है, सीधा संबंध पोषाद मनुष्य की कोशिकाओं के अंगों से जुड़ा है। क्या, मनुष्य की कोशिकाओं के अंगों से होता है। अब बोलेंगे स्कैरिस क्या है, तो स्कैरिस का नाम, जैसे ये कछुआ जिसको बोल दो उसको स्कैरिस बोलते हैं। और इस स्कैरिस को किसका उदाहरण है, एस्केहेल्मिन्थेस का उदाहरण है। तो ध्यान में रखिएगा। स्कैरिस का एम्फिड क्या है, पूछ रहा है स्कैरिस का एम्फिड क्या है। तो इसमें यहाँ से हमारा रसायनोवर्ती होगा। क्या होगा, इनका कार्य ये होता है, इनका कार्य स्कैरिस का एम्फिड, इनका कार्य ये होता है कि ये ओलोफैक्टोरियस गंध से एक स्मेल से संबंधित होते हैं। इसमें बायरोसेप्टर दबाव प्रेशर से संबंधित होता है, बायरोसेप्टर से प्रसार ये संबंधित होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें पूछ रहा है कि
निम्न पोषक जंतु यानी कि जुवेनाइल जो है स्टेज ऑफ स्कैरिस फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। बोल रहा है कि स्कैरिस की चतुर्थ जुवेनाइल होती है अवस्था किस अवस्था में होती है, तो हमारा ये फेफड़े में होती है। ठीक, क्योंकि स्कैरिस लार्वा का तीसरा चौथा जुवेनाइल अवस्था पोषाद होती है। क्या होती है? जुवेनाइल अवस्था पोषाद होती है। अब इसमें फास्मेट उपस्थित होता है, प्रेजेंट। क्या बोल रहा है? फास्मेट किसमें उपस्थित होता है यानी प्रेजेंट होता है। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के लिए कमेंट में ज़रूर करिएगा, बताइएगा। लैंगिक दृष्टिरूपता दिखाई देती है। क्या पूछ रहा है? कि लैंगिक दृष्टिरूपता दिखाई देती है। देखिए, तो हमारा ये इस लैंगिक यानी दृष्टिरूपता जो है कछुआ में, जोंक में, स्कैरिस में, ये सब स्कैरिस के उदाहरण के हैं। तो ये हमारा जो लैंगिक द्विरूपता है वो स्कैरिस स्पष्ट दिखाई देता है। किसमें? स्कैरिस में स्पष्ट दिखाई देता है। ये छोटी आंत में रहता है। देसी भाषा में लोग इसे केचुआ या गिलाब भी कहते हैं। ये छोटी आंत में रहता है जिसे केचुआ या गिलाब भी कहते हैं। एक ही चीज को, एक ही पॉइंट को न जाने कितने भागों में डिवाइड करके टुकड़े टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पूछ सकता है। तो आप ऐसे पढ़ो कि बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। वो अगर टुकड़े टुकड़े में पूछ के क्वेश्चंस बनाएगा देगा तो आप उसका आधा आधा टुकड़ा का हिस्सा, ढाई ढाई हिस्से भी आप पढ़ो, पॉइंट पॉइंट भी पढ़ो उसका। तो देगा कैसे? कैसे भी देगा, बनना चाहिए। एक जंतु द्विलिंगी होते हैं यानी बिसेक्सुअल एनिमल्स। कौन से जंतु द्विलिंगी होते हैं? जोंक, स्कैरिस। तो देखिए, जोंक जो है द्विलिंगी यानी जोंक को इंग्लिश में लीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीच बोलते हैं। ठीक, तो ये द्विलिंगी जंतु है। जबकि स्कैरिस शहद मक्खी, स्कैरिस जो है शहद मक्खी, और ये कलिंगी होते हैं। क्या होते हैं? ये एकलिंगी होते हैं। जो कि जोंक जो हमारा एनीलिडा संघ से संबंधित होते हैं। किससे? जोंक है जो हमारा एनीलिडा जंतु से ये संबंधित यानी उसके अंतर्गत ये आते हैं। ये क्या करते हैं? ये जोंक का क्या काम होता है? लीच का। ये तालाबों, झीलों व नदियों में पाए जाते हैं। तालाबों, झीलों यानी नदियों में ये पाए जाते हैं। ये अपना भोजन जानवरों और खून को चूस कर प्राप्त करते हैं। जैसे कभी कभी इंसानों के भी हाथ में, कभी ये जानवरों के अक्सर जाके चिपक जाते हैं बॉडी में, बॉडी से जाके चिपक जाते हैं और ये अपना भोजन वहीं से ग्रहण करते हैं यानी खून चूस के ही ये अपना भोजन प्रदान करते हैं। अब कौन सा जंतु द्विलिंगी है? वही क्वेश्चंस बार बार आ गया। स्कैरिस की दैय गुहा यानी अंतर गुहा, आंत्र गुहा या कूट गुहा। तो इसमें देखिए इसका कूट गुहा होगा। अब इसमें सीट वर्म किस कृमि का दूसरा नाम है? तो सीट वर्म पिन वर्म का नाम है। ठीक, अब पूछ रहा है कि हाथी पांव अथवा फाइलेरिया रोग किससे स्थानांतरित है? घरेलू मच्छर या खटमल मच्छर द्वारा, या फिर खटमल या फिर फ्रूट मक्खी द्वारा। तो हमारा ये कौन सा? हाथी पांव का फाइलेरिया रोग तो मच्छर द्वारा होगा ना। किसके द्वारा होगा? मच्छर द्वारा होगा, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि इसमें से जो हाथी पांव यानी फाइलेरिया रोग होता है मादा मच्छर द्वारा स्थानांतरित होता है। किसके द्वारा? मादा मच्छर द्वारा स्थानांतरित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वाउचेरिया शब्द आए तो हाथी पांव से रिलेटेड है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना आप। अब पूछ रहा है कि एस्का हेलमिंथेस किससे संबंधित है? तुम्हारी गिनी वार्म। अब ये गिनी वार्म होता क्या है? चलो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो जो हमारा गिनी वार्म है वो सामान्यतः ड्रेनकुलस मेडिनेंसिस होता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है जिसे संघ एनीलिडा से संबंधित है।
जो हमारे चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।